ओके, सो हमारा आज का टॉपिक रेगुलराइजेशन है इन न्यूरल नेटवर्क्स। अगर हम पॉलिनोमियल्स को देखें तो पॉलिनोमियल्स डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 9 के हमने यहाँ 4 पॉलिनोमियल्स ड्रॉ किए हुए हैं। डिग्री 1 के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो लाइंस बनाने की ताकत रखती हैं। डिग्री 2 जो है वो पैराबोलास, क्वाड्रेटिक्स बनाते हैं। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स में ज़रा ज़्यादा पावर होती है। डिग्री 9 के पॉलिनोमियल्स में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को छोटा रखें तो उस पॉलिनोमियल की ताकत कम हो जाती है। सो नीचे वाली फिगर में हमने वही पॉलिनोमियल्स, ब्लू वाले पॉलिनोमियल्स उठाए, लेकिन हर कोफिशिएंट को 10 से डिवाइड कर दिया है। तो इवन तो डिग्री तो वही रहती है, लेकिन सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अब फ्लैटर हो गए हैं। अब वो उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही जो पहले थी। सो आप अपने पॉलिनोमियल की ताकत कम कर सकते हैं अगर आप उसके कोफिशिएंट्स को छोटा रखें, और उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं अगर कोफिशिएंट्स को बड़ा कर दें। ओके, और ये इसलिए भी है क्योंकि सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर आपकी फ्लैटर से क्या मुराद है? क्या इनकी स्लोप कम हो गई है? बिकॉज आई कैन सी एनी डिफरेंस। डू यू सी द ग्रीन वंस? यस, आई सो कैन सी द ग्रीन वंस। अच्छा, ये ग्रीन वंस जो है ये है। ग्रीन ग्रीन, हाँ बिल्कुल। ब्लू तो ऊपर और नीचे ब्लू तो सेम है। जो ग्रीन है वो ब्लू वाले पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, और यू कैन सी के वो दे हैव बिकम फ्लैटर। सही। बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर मैथमेटिकली भी देखें तो मैथमेटिकली भी पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास y इक्वल्स 2x, इसका जो स्लोप है वो 2 है, right? और y इक्वल्स 10x, इसका स्लोप 10 है। सिमिलरली डिग्री 2 में भी ऐसा ही होगा, डिग्री 9 में भी ऐसा ही होगा। यानी कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लें, y इक्वल्स आई डोंट नो ax टू द पावर k, इसका जो स्लोप है dy by dx, that is k times a into x to the power k minus 1. If a is large, चाहे नेगेटिव साइड पे हो चाहे पॉजिटिव साइड पे हो, अगर a का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो k टाइम्स a, तो डेरिवेटिव का भी जो आंसर है वो भी मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। और यहाँ पे यही पता लग रहा है। फॉर एग्जांपल डिग्री 9 के पॉलिनोमियल जो है, इसकी आप जो ब्लू कर्व है, डिग्री 9 का ब्लू कर्व, यू कैन सी कि जब उसको हम ताकत दे रहे हैं तो उसका इट हैज लार्ज स्लोप्स, दैट्स व्हाई इट कैन चेंज क्विकली। ठीक है, बट व्हेन यू, फॉर एग्जांपल व्हेन यू मेक ए वेरी स्मॉल, then the derivative changes as well, and the derivative becomes small as well, and then the polynomial can't change as quickly. ठीक है। सो टेक होम मैसेज स्लाइड का ये है, किसी भी पॉलिनोमियल और मोर जनरली किसी भी मशीन लर्निंग का मॉडल में अगर आप अपने पैरामीटर्स को, पॉलिनोमियल्स में तो हम कोफिशिएंट्स कह देते हैं, न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम अपने वेट्स कह देते हैं, किसी भी मशीन लर्न, और उन वेट्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं। किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल में अगर आप अपने पैरामीटर्स को, उनके मैग्नीट्यूड को बड़ा होने देंगे तो आपके मॉडल में ज़्यादा ताकत होगी। अगर आप अपने पैरामीटर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड को, तो आपके मॉडल में कम ताकत होगी। ओके, देन another observation is that whatever you observe is what is real plus some noise. Everything contains noise, and since everything contains noise, going for zero training error
इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। और उसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि मेरे पास यहां पर ब्लू में कुछ ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ग्रीन में एक एक्चुअल फंक्शन है जिससे ये डेटा असल में आया था। लेट मी एलैबोरेट ऑन दिस। लेट्स से कि मेरा ये जो ग्रीन फंक्शन है साइन एक्स की तरह का लगता है, तो लेट्स कॉल इट साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस देयर इज सम नॉइज, ठीक है। लेट्स कॉल दैट नॉइज एप्सिलॉन। कि जब भी आप मुझे x की वैल्यू देंगे, x की वैल्यू असल में इस साइन x फंक्शन में से गुजरती है। तो जो असल बिहेवियर है आपके पॉइंट्स का वो साइन x से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम नॉइज, ठीक है। वो कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा। तो एप्सिलॉन कोई रैंडम नॉइज है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इन सारी चीजों से आपके पास ये ब्लू पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो है, अगर मेरे पास x की हर वैल्यू होती, साइन x मेरे पास फंक्शन मौजूद होता, तो मैं y की सारी वैल्यूज निकाल लेता नॉइज डाल के। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में आपके पास जो x है, या आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा जिसे आप कहते हैं, ट्रेनिंग डेटा में ये होता है कि आपके पास कोई एक x1 आया होता है, कोई एक x2 आया होता है, थोड़े से पॉइंट्स होते हैं। आपके पास सारे का सारा बिहेवियर नहीं मौजूद होता फंक्शन का। आपके पास फंक्शन का बिहेवियर कुछ जगहों पे मौजूद होता है, लेट्स से n जगहों पे, ठीक है। और उस वक्त आपको y1 भी दे दिया, y2 भी दे दिया और yn भी दे दिया। तो दिस इज व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड द ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। यानी आपके पास एक ओरिजिनल फंक्शन को सैंपल किया होता है आपने चंद जगहों पे। अगर आपने बहुत ज्यादा सैंपल कर लिया होता तो बहुत ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर लेते आप फंक्शन को, लेकिन यूजुअली फंक्शन को बहुत अच्छी तरह सैंपल करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा सैंपल्स चाहिए होते हैं। ये तो बहुत सादा फंक्शन था, अगर 2 डिमेंशंस में जाए, 3 डिमेंशंस में जाए, 10,000 डिमेंशनल फंक्शन ले लें, ठीक है, 100,000 डिमेंशनल फंक्शन ले लें, वहां पे इतने ज्यादा पॉइंट्स को सैंपल करना बिकम्स रियली इम्प्रैक्टिकल, पॉसिबल ही नहीं होता। फिर उनको लेबल भी करना कि उनके लेबल्स क्या हैं। तो यूजुअली अगर मशीन लर्निंग का डेटा इस तरह सैंपल्स की शक्ल में आता है, जस्ट द ब्लू पॉइंट्स, एंड द गोल इज टू फाइंड आउट व्हाट वाज द अंडरलाइंग रियलिटी। इन दिस केस द अंडरलाइंग रियलिटी वाज दिस साइन फंक्शन। तो ये जो ग्रीन फंक्शन है, इस तक मैंने पहुंचना है, होता मेरे पास सिर्फ ये सेट ऑफ ब्लू पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं मशीन लर्निंग के थ्रू पॉलिनोमियल फिट करने लगा हूं, ठीक है। लेट्स से कि हमारा जो मॉडल है, जो जिससे हमने ये ब्लू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, वो कोई पॉलिनोमियल है। इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने डिग्री 0 का पॉलिनोमियल फिट किया। डिग्री 0 का मतलब है जिसमें x की पावर 0 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस y इक्वल्स k की तरह की जो लाइन इक्वेशंस होती हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, द बेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसको रिप्रेजेंट करती होगी, वो इन ब्लू पॉइंट्स के मिडिल में से गुजर जाती होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई, इस रेड लाइन के अलावा कोई लाइन लेके आएंगे ना, तो उसका एरर ज्यादा होगा। तो दैट्स द बेस्ट लाइन जो बस इन सारों के मिडिल में से गुजर जाती है। तो आपके पॉलिनोमियल में ताकत ही लाइंस की थी, तो उसने एक लाइन दे दी, और वो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस की ताकत थी, उसने एक दे दी। You can see that you will have a lot of error, और मैं एरर बता देता हूँ यहाँ पे एरर क्या है। एरर हेयर वुड बी, इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये एक एरर है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस एरर है, इस पॉइंट का रेड लाइन से डिस्टेंस एरर है, इस पॉइंट का रेड लाइन से डिस्टेंस एरर है,
राइट। लेकिन अगर आपने डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिया तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल किसी भी किस्म की लाइन हो सकती है। तो जब आपके पॉलिनोमियल में ज़रा ज़्यादा ताकत आई तो उसने उन ब्लू पॉइंट्स को, चूंकि अब वो स्लोप भी रख सकती है कोई, तो वो ब्लू पॉइंट्स को और ज़्यादा करीब होके उसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर ली। नाउ यू कैन सी कि जो पहले हमने पॉइंट्स बनाए थे, इसका एरर पहले से कम हो गया है, इसका एरर भी पहले से कम हो गया है, इन सब के एरर्स पहले से कम हो गए। ठीक है। कुछ के शायद उतने ही रहे हों, कुछ के बढ़ भी गए हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का एरर पहले बहुत थोड़ा था क्योंकि लाइन इसके थ्रू गुजर रही थी, लेकिन अब एरर बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल एरर कम हो गया होगा। फिर आपने थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल लिया। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में इस तरह का बिहेवियर रखने की ताकत होती है, तो उसने ब्लू पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने 9 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, और 9 डिग्री का पॉलिनोमियल इफ यू नोटिस इस ब्लू पॉइंट में से परफेक्टली गुजर रहा है, इस ब्लू पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्टली वहां से गुजर रहा है, एग्जैक्टली जीरो एरर है, ये जीरो एरर। इट क्रॉसेस थ्रू ईच ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, zero training error. So it seems that this is very nice. Training data points पे zero error दे दिया है. But notice the behavior of the red function between these data points. The blue points are the ones that you have seen. What happens to your function at points that you have not seen? ठीक है, यानी उनको आप कहेंगे अनसीन पॉइंट्स या टेस्टिंग पॉइंट्स, टेस्टिंग डेटा पे। सो ये ब्लू पॉइंट्स के बिल्कुल अंदर से गुजरता है ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट्स के लिए, लेकिन ये ग्रीन फंक्शन को, जो एक्चुअल अंडरलाइंग रियलिटी थी ग्रीन फंक्शन, उसको ये बिल्कुल कैप्चर नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि अ लेस पावरफुल मॉडल डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, वो ग्रीन अंडरलाइंग रियलिटी को बेहतर मॉडल कर रहा है। ठीक है, नाउ दैट सीम्स टू बी काउंटर इंट्यूटिव। कैन यू गाइज स्पेक्यूलेट, या कैन यू गाइज टेल कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक लेस पावरफुल मॉडल बेहतर परफॉर्म कर गया। एनीवन? Let me ask another even more puzzling question. क्या डिग्री 9 का जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर वो ताकत थी जो डिग्री 3 के पॉलिनोमियल में है? आप लोग में से कोई होनी चाहिए। यानी अगर डिग्री 9 वाला पॉलिनोमियल अपने शुरू के 5 या 6 शुरू के 6 अपने कोफिशिएंट्स 0 रख लेता, यानी डिग्री 9 वाला कोफिशिएंट 0, डिग्री 8 वाला कोफिशिएंट 0, डिग्री 7 वाला कोफिशिएंट 0 एंड सो ऑन, तो वो डिग्री 3 वाला बन जाता। तो व्हाई डिड इट नॉट डू दिस? डिग्री 9 वाला पॉलिनोमियल जिसके अंदर ये ताकत थी कि वो डिग्री 3 वाला काम कर लेता, उसने क्यों नहीं ये काम किया? व्हाई? उसके दूसरे कोफिशिएंट्स नहीं थे 0। नहीं तो उसने क्यों नहीं रखे? उसने क्यों नहीं अपने कोफिशिएंट 0? यानी जब हमने फिटिंग की, यानी ये सारे जो रेड कर्व्स हैं चारों फिगर्स में, जो रेड कर्व आपको नजर आ रहे हैं, रेड प्लॉट्स, ये मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन हुए हैं। जब हमने डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल फिट किया तो ये फंक्शन आया, रेड फंक्शन हेयर, रेड फंक्शन हेयर, रेड फंक्शन हेयर। वाई इज इट के डिग्री 9 वाले पॉलिनोमियल ने अपने कोफिशिएंट्स जो ज्यादा पावर वाले कोफिशिएंट्स थे, हायर पावर्स वाले, उनको 0 क्यों नहीं सेट किया?
उसने तो अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो आउटपुट थी उसके मुताबिक ही ट्रेन किया है, यानी उसने तो नॉइज को भी कैप्चर किया है, उसको तो नहीं पता कि ये नॉइज है, उसको भी कि ये एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। देखें, आपने उसको कहा ही नहीं था, आपने उसको जो कहा था उसने एग्जैक्टली वही किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी असाइनमेंट में, ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है ना, बल्कि आपने अपनी असाइनमेंट में शायद साइन फंक्शन इंप्लीमेंट किया होगा। डिड यू और डिड यू नॉट? yes, we have. राइट? तो आप उसमें लॉस फंक्शन देखें, क्या था लॉस फंक्शन? ये था हाफ सम स्क्वेयर्ड एरर, और वो क्या था? वाई एन माइनस टी एन स्क्वेयर से लेके जितने भी कैपिटल एन पॉइंट्स थे। नाउ आप असल में उसे क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो आउटपुट आपकी निकलती है वो टारगेट के से दूर ना हो, वरना सजा मिलेगी। तो आपने उसको एग्जैक्टली जो कहा था उसने बिल्कुल वही किया है। जब डिग्री 0 का पॉलिनोमियल था, वो अपनी ताकत के मुताबिक आउटपुट को टारगेट के करीब करता रहा। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल अपनी ताकत के मुताबिक आउटपुट को टारगेट्स के करीब करता रहा। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल अपनी ताकत के मुताबिक बेस्ट जो परफॉर्म कर सकता था उसने किया, आउटपुट को टारगेट के करीब करते। डिग्री 9 के पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा ताकत थी, वो आउटपुट्स को टारगेट्स के इतना करीब कर सकता था कि उसने नॉइज को भी मॉडल कर लिया। जैसा कि अभी मिस ईशा ने कहा था कि डिग्री 9 के पॉलिनोमियल में ये ताकत थी कि वो आपने जो भी मुझे पॉइंट्स दे दिए मैं एग्जैक्टली उनके अंदर से गुजर सकूं, चाहे उनके अंदर नॉइज ऐड हुआ हो, मैं उसको भी मॉडल कर लेता हूं। ठीक है? तो बिकॉज यू डिडंट स्टॉप इट फ्रॉम नॉट मॉडलिंग नॉइज, इट वेंट हेड एंड मॉडल नॉइज। ठीक है? ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? ये जो स्लाइड है ना, दिस लाइज एट द हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ये जो स्लाइड है, इसे इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? एनीवन? क्लियर है या नहीं क्लियर? मतलब मैंने बस नॉइस को ही मतलब कि प्लॉट करना है। नॉइज को प्लॉट नहीं करना? व्हाट डू यू मीन प्लॉट नहीं करना? मतलब कि नॉइस को आइडेंटिफाई करना है, उसको बताने मॉडल को कि नॉइस को मतलब ना लेके। नॉइज को ना देखे, इसका क्या मतलब है? आपने दो लफ्ज यूज किए हैं, एक दफा प्लॉट, एक दफा कहा है देखें। मुझे दोनों लफ्ज पसंद नहीं है। मतलब अगर आपको अपनी बात मतलब कह के समझानी पड़ रही है, इसका मतलब पहले नहीं सही समझाई थी। सॉरी, मैं आपको आई एम पिकिंग ऑन यू, मैंने पकड़ लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट एग्रेस करना चाह रहा हूँ कि वी हैव टू यूज करेक्ट टर्म्स। तो आप फिर से ट्राई करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये था कि जो हाई पावर वाला मॉडल है वो नॉइस को भी अपने साथ मॉडल के अंदर इंक्लूड कर रहा है। यस यस, यानी जो डिग्री 9 वाला पॉलिनोमियल है उसमें ताकत थी इस तरह के हमने डिग्री 9 वाले पॉलिनोमियल को रिस्ट्रिक्ट करना है को नॉइस मॉडल में इंक्लूड करें। बिल्कुल। तो जब आपका मॉडल ज़्यादा पावरफुल है तो वो नॉइज़ को भी मॉडल कर लेता है, और जब आप नॉइज़ को मॉडल कर लेते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है? जब आप नॉइज़ को मॉडल करने लग जाएं तो उससे ये होगा कि आप ट्रेनिंग पॉइंट्स पे, ब्लू पॉइंट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही अनसीन डेटा मैं आपको दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाली इनपुट दी होती, ठीक है, इस पे आप लोगों के मॉडल ने ये आंसर देना था, जबकि रियलिटी में जो आंसर था वो ये वाला था।
और जो टेस्टिंग टाइम पे एरर आने लगा है वो इतना बड़ा एरर आया, जबकि ट्रेनिंग एरर आपका 0 होना था। टेस्टिंग एरर, हाई टेस्टिंग एरर आएगा, ठीक है। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। 0 ट्रेनिंग एरर या लो ट्रेनिंग एरर एंड हाई टेस्टिंग एरर, दैट्स ओवरफिटिंग। ओके, आज का लेक्चर है ऑन समथिंग कॉल्ड रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन वो तरीके हैं जिससे आप अपने मॉडल की पावर कम करके ओवरफिटिंग से बचते हैं, कि आप अंडरलाइंग रियलिटीज़ को मॉडल करें और नॉइज़ को मॉडल ना करें, ठीक है। तो आज हम इफ़ टाइम परमिट्स तो हम कोई आई थिंक वी माइट बी एबल टू लुक एट 6 टेक्निक्स और एटलीस्ट 5 टेक्निक्स जिससे हम ओवरफिटिंग से बच सकते हैं। और तो इन टोटल हम शायद 7 वी लुक एट 7 मेथड्स। आई थिंक द 7th मेथड माइट गो टू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल जी आप लोगों का बिफोर आई बिगिन विद द फर्स्ट solution to overfitting? Any questions? सर अंडरफिटिंग में रेगुलराइजेशन आएगी? दोबारा अपना सवाल पूछिएगा। सर अंडरफिटिंग इसी में आएगी रेगुलराइजेशन में? नहीं, रेगुलराइजेशन ये ओवरफिटिंग वाली प्रॉब्लम के लिए है। ये जो डिग्री 9 वाले पॉलिनोमियल ने किया कि आपको ट्रेनिंग के टाइम लगेगा कि ओ यार ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग एरर बहुत थोड़ा हो गया है, और आप ये मॉडल डिप्लॉय कर देते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं किसी, और जब वो अपने डेटा पे चलाता है तो हॉरिबल परफॉर्मेंस आने लग जाती है। दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो दैट्स ओवरफिटिंग और इसको रेगुलराइजेशन रोकती है। ये जो अंडर फिटिंग है, जो कि फर्स्ट अंडर फिटिंग या पुअर फिटिंग, ये पहली 2 में है। इधर भी अंडर फिटिंग है और यहां भी अंडर फिटिंग है। आई वुड से इनमें तो ये होगा कि ट्रेनिंग एरर ही बहुत ऊंचा होगा। इन अंडर फिटिंग वाले केसेस में हाई ट्रेनिंग एरर होगा। तो ये तो आपको ट्रेनिंग के टाइम वैसे ही पता लग जाएगा कि यार अभी मेरा मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं हुआ। तो इससे तो कोई हमें डर नहीं है, क्योंकि ये तो सामने नजर आ रही है चीज़, यार ये तो हाई ट्रेनिंग एरर है, अभी और ट्रेन करो और ट्रेन करो और ट्रेन करो, या अपना मॉडल और ज़्यादा ताकतवर करो। फॉर एग्जाम्पल आप डिग्री 0 के साथ करते ट्रेनिंग जब ख़त्म हो गई, आपने देखा ट्रेनिंग एरर तो बहुत हाई था, आपने कहा यार मेरा मॉडल बहुत कमज़ोर है, ये इस डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। आप डिग्री 1 के पास गए, आपने कहा कि अभी भी अंडर फिटिंग है, पहले से कम है लेकिन अभी भी अंडर फिटिंग है, मेरा मॉडल अभी भी कमज़ोर है। फिर आप डिग्री 2 चेक किया, फिर आपने डिग्री 3 चेक किया, डिग्री 3 पे यूज़ हो कि अच्छा नहीं होने लग गया है मॉडल ट्रेनिंग एरर। सो इसको लेट मी कॉल दिस गुड फिटिंग। दिस वाज अ गुड रीजनेबल ट्रेंड मॉडल। लेक्चर हमारा इस चौथे सिनारियो पे है कि ओवरफिटिंग के केस को कैसे हमने रोकना है। क्योंकि देखें, हमें शुरू में तो नहीं पता कि हम जो भी डेटा हमारे पास आया है उसके लिए आपका न्यूरल नेटवर्क का जो भी आर्किटेक्चर है, एक हिडन लेयर है, 3 हिडन लेयर्स हैं, एक हिडन लेयर में 10 न्यूरॉन है, 100 न्यूरॉन है, जो भी है आर्किटेक्चर आपके न्यूरल नेटवर्क का, आपको शुरू में तो नहीं पता कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस डेटा पे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए ये नेटवर्क लेस पावरफुल है, मोर देन सफिशिएंटली पावरफुल है, आपको नहीं पता होगा। तो ये जो ट्रेनिंग एरर्स और टेस्टिंग एरर्स हैं, ये आपको बताएंगे कि अच्छा मेरा मॉडल बहुत कमज़ोर था। अगर ट्रेनिंग एरर ही आपसे नीचे नहीं जा रहा तो आप कहेंगे मेरा मॉडल बहुत कमज़ोर है, इसको और ताकतवर करो। और अगर आपका ट्रेनिंग एरर बहुत नीचे चला गया है और अनसीन डेटा पे टेस्टिंग एरर वो बहुत हाई है, तो आप कहेंगे यार ओवरफिटिंग, कुछ करो, मॉडल बहुत ताकतवर है, इसको कमज़ोर करो। ठीक है, सो लेट्स लुक एट वन मेथड जिससे हम मॉडल की ताकत कंट्रोल कर सकते हैं।
सिमिलर टू पॉलिनोमियल्स, ऐसे नेटवर्क्स जिनके लार्ज वेट्स हैं, वो नेटवर्क्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं. जिस तरह एक लार्ज कोफिशिएंट्स वाला पॉलिनोमियल ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी तरह लार्ज वेट्स वाला न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा पावरफुल होता है. और चूंकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है, इसका मतलब है वो ओवरफिट करने का चांस भी उसका ज़्यादा होगा, मोर प्रोन टू ओवरफिटिंग. तो अगर आप ओवरफिटिंग रोकना चाहते हैं तो आप अपने वेट्स को बड़ा ना होने दें. और उसका एक तरीका ये है कि आपका जो भी लॉस फंक्शन था, उस लॉस फंक्शन में वेट्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो भी ऐड कर दें कि ये भी लॉस ही होगा आपका, ये पेनल्टी पड़ गई है. सो यू पेनलाइज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेट्स, ताकि आपका मॉडल, उसके वेट्स छोटे रहें तो उसकी ताकत भी कम रहेगी, कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करती है. और आइडिया बहुत सिंपल है. आपका जो भी लॉस फंक्शन था, हाफ सम स्क्वेयर्ड एरर या क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी, ये तो हम लॉस फंक्शंस के लेक्चर में देख लिया था ना, कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन और यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट और बाइनरी और मल्टी क्लास, उसमें कैसे कैसे लॉस फंक्शन होते हैं. जो भी लॉस फंक्शन है आपका, उस लॉस फंक्शन के साथ सिर्फ एक ये टर्म ऐड करते हैं, इसको आप वेट पेनल्टी कहते हैं या वेट्स पेनल्टी कहते हैं. कि अगर आपके जितने भी वेट्स हैं, मैं उनको कोई वेक्टर W कहने लगा हूं, कि जितने भी आपके मॉडल के वेट्स हैं, सारों को अगर मैंने एक वेक्टर में सेव कर दिया, तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस जितने भी वेट्स हैं आपके, आई डोंट नो, जितने भी हैं यार, लेट्स कॉल देम के कैपिटल के वेट्स, व्हाटएवर, सारों को स्क्वायर किया, सम कर दिया, ठीक है, और उसको लैम्डा ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये टर्म लिखी हुई है, वेट्स की पेनल्टी है. अगर आपके वेट्स के मैग्नीट्यूड्स बड़े हुए तो ये टर्म बड़ी आ जाएगी. और अगर आप मिनिमाइज कर रहे हैं, सो जब आप कहते हैं मेरा बेस्ट ऑप्टिमल W स्टार इक्वल्स आर्ग मिन ऑफ ये जो भी आपका मॉडिफाइड लॉस फंक्शन है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा W दो जो जिसमें ये सम के प्लस साइन के इर्द गिर्द दोनों टर्म्स छोटी हों. आप चाहते हैं कि आपका जो क्रॉस एंट्रोपी या मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी या सम स्क्वेयर्ड एरर, जो भी ये लॉस था, आप चाहते हैं कि ये भी छोटा हो, और प्लस जो आप वेट्स की पेनल्टी यहाँ पे डाल रहे हैं, वो पेनल्टी भी छोटी हो. यू वांट देम टू बी स्मॉल, ताकि ओवरऑल लॉस छोटा है. ठीक है, तो जब वेट्स की पेनल्टी छोटी होगी, उसका मतलब है कि यहाँ पे बड़े मैग्नीट्यूड के वेट्स नहीं होंगे. ठीक है, एंड देयरफॉर योर मॉडल विल नॉट बी एबल टू ओवरफिट. ठीक है, अगेन इसका भी वैसे ही है कि जब ये W छोटे होंगे तो डेरिवेटिव्स भी छोटे होंगे, ग्रेडियंट्स छोटे होंगे. मॉडल की जो मॉडल का एकदम चेंज होने वाला बिहेवियर है, वो उसका आप छीन रहे हैं उससे. ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल जी? सर, लार्ज वेट्स का यहाँ पे आपने लिखा है, क्या ये लार्ज नंबर ऑफ वेट्स के लिए भी हम इसी तरह रेगुलराइज कर रहे हैं? As in when K is a very large number, यानी बहुत सारे वेट्स हैं आपके पास. yes. So when we have a lot of weights, इसका मतलब है हमारे न्यूरल नेटवर्क के लिहाज से देखें तो ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे. बिल्कुल. उस केस में भी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा आ सकता है अगर हमारे वेट्स ही बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ वेट्स. बिल्कुल आ सकता है. तो आप बस ये कह रहे हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ वेट्स बहुत ज्यादा है, K अगर बहुत ही बड़ा है, तो तब भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर W1 को भी छोटा रखें, W2 को भी और छोटा रखें, WK को भी और छोटा रखें. यानी इसका बस ये है कि ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म है ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो सम है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए.
चाहे आपके वेट्स थोड़े हैं चाहे आपके वेट्स ज़्यादा हैं, बस ये कहता है कि ये सम छोटा होना चाहिए। उसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि WI, कोई भी WI उठा लें, उसको ये ज़्यादा बड़ा नहीं होने देगा। राइट। ओके, इसमें जो लैम्डा मैंने टर्म लिखी हुई है, आई शुड हैव मेंशन्ड कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। सो लैम्डा कोई भी ग्रेटर देन 0 एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर, सो जो W's हैं ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मेरे न्यूरल नेटवर्क के जो वेट्स हैं ये वो पैरामीटर्स हैं जो मैं लर्न कर रहा हूँ। इनसे मेरे नेटवर्क का आंसर डिटर्मिन होता है, ये मेरे फंक्शन की आउटपुट डिटर्मिन होती है। लेकिन ये जो लैम्डा है ये मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। आपके न्यूरल नेटवर्क में कोई भी वेट ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ लैम्डा है। ये नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, ये आपकी लर्निंग आपके मॉडल का हिस्सा नहीं है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू मैं क्या सेट करता हूं ये इन्फ्लुएंस करेगा कि फिर W कैसा लर्न होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज को कहते हैं हाइपर पैरामीटर। इट्स नॉट अ पैरामीटर ऑफ माय मॉडल बट इट कंट्रोल्स द पैरामीटर्स ऑफ माय मॉडल, कि कौन से पैरामीटर्स लर्न होंगे। उसकी एग्जांपल दे देता हूं। वैसे तो मैंने लैम्डा ग्रेटर देन 0 कहा है, अगर मैं लैम्डा 0 सेट कर दूं तो क्या होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं? इफ लैम्डा इज 0 तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा ना उधर। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, सेकंड टर्म। यस सर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब मुझे किस चीज का डर हो सकता है? इफ लैम्डा इज 0 तो मुझे किस चीज का डर है? सर वही ओवरफिटिंग होगी कंप्लीट। यस, मॉडल कैन पॉसिबली, मैं कह देता हूं, मॉडल कैन पॉसिबली ओवरफिट। अच्छा, और जितना लैम्डा बड़ा है, आई डोंट नो, मैं तो उतनी ज्यादा पावर होगी। हाँ, लैम्डा अंडरफिट कर सकता है, अंडरफिट कर देगा, क्योंकि हाँ। हमारा लॉस इससे हो सकता है कि मिनिमाइज ना हो पाए। बिल्कुल कीप लैम्डा टू बिग। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस तरह कह देते हैं कि अगर लैम्डा बहुत बड़ा होने लग जाएगा, मॉडल कैन क्या, मॉडल विल मूव टूवर्ड्स पुअर फिटिंग, अंडर फिटिंग। क्यों? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये अगर लैम्डा बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये क्यों जरूरी है कि मॉडल अंडर फिटिंग की तरफ चला जाएगा? Who will tell me? मे बी अगर बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू में चाहिए लैम्डा की, जिसमें हमारे पास ओवरफिटिंग नहीं होती, वो भी अचीव ना हुई हो। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अगर लैम्डा बहुत बड़ा कर दिया मैंने तो अंडर फिटिंग क्यों होने लग जाएगी? आपका लॉस फंक्शन, अगर हम इसको बहुत बड़ा कर दें कि लैम्डा लेट्स से इफ इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जी। अगर इसको इस तरह भी देख लें जी जी तो भी आप ये देखेंगे हमारा जो लॉस है जी, over all the possible values of it वो मिनिमम वैल्यू उसकी इंफिनिटी के करीब ही होगी, यानी it will remain so big, इसलिए वो पुअर फिटिंग ही करेगा। और दूसरा तरीका इसको देखने का शायद ये हो सकता है कि जो हमारा लॉस फंक्शन है, जब तक हमने इसमें ये लैम्डा वाली क्वांटिटी ऐड नहीं की थी, तो वो अगर हम उसको एक फंक्शन के तौर पे देखें और जो क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसे एक सेपरेट फंक्शन के तौर पे देखें, तो दे आर एट ऑड्स, यानी अगर एक मिनिमाइज होता है जी। तो दूसरा वर्स होता है, अगर दूसरे को भी हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो पहला वर्स हो जाता है। बिल्कुल, तो दे हैव टू अचीव एन इक्विलिब्रियम। एब्सोल्युटली, यानी आपने बिल्कुल सही समझाया, और इसको ट्रेड ऑफ कहते हैं कि अगर मैं लॉस सिर्फ L ऑफ W को मिनिमाइज कर रहा होता फर्स्ट टर्म को, तो L ऑफ W तो हमने डिजाइन ही ऐसे किए होते हैं कि वो कहता है कि यार Y को T के करीब होना चाहिए। दिस इज डिजाइन टू ओवरफिट, या दिस इज डिजाइन टू फिट, कि Y आउटपुट जो है वो टारगेट जैसी होनी चाहिए। इसका तो मकसद ही था फिटिंग करें। तो और तो ये ओवरफिटिंग, इसके यूनिवर्स में ओवरफिटिंग इज द बेस्ट
पॉसिबल आउटकम। ये अपना मकसद पूरा तब करेगा जब ये ओवरफिट कर देगा, y और t के डिफरेंस को जीरो कर दे। लेकिन ये जो टर्म है ये ओवरफिटिंग को रोकती है, ठीक है, ये अपनी तरफ खींचती चीजों को। ये कहती है कि w, अच्छा मुझे ये बताएं ये टर्म जीरो कब होगी? ये टर्म जब जीरो सारे कब? कोएफिशिएंट्स जीरो हैं, जब सारे या फिर कोएफिशिएंट्स, एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं। हाँ जब सारे, लेकिन हाँ जीरो है, जीरो है। जीरो नेगेट नहीं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो जब ये सारे कोएफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे, वेल जीरो कोएफिशिएंट्स वाला, अगर लेट्स से जीरो कोएफिशिएंट्स वाला 9 डिग्री पॉलिनोमियल भी होता है ना मेरे पास, 9 डिग्री पॉलिनोमियल, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती जीरो कोएफिशिएंट्स। यानी और अगर आपका न्यूरल नेटवर्क भी है जीरो कोएफिशिएंट्स वाला, उसके पास बस इस किस्म का बिहेवियर अब रह जाएगा, सीधी लाइन वाला है, बिल्कुल ही बोरिंग बिहेवियर रह जाएगा। और इस तरह का बोरिंग बिहेवियर तो किसी भी चीज को मॉडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो बस कहता है कि हर चीज बस छोटी हो, बोरिंग हो जाए, एक जैसा हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो जितना लैम्डा को आप बड़ा करेंगे उतना ये बोरिंग फ्लैट चीजों की तरफ जाता रहेगा। सो लैम्डा कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ओवरफिटिंग, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पावरफुल किस्म के मॉडल्स बनाने की तरफ जा रही है। सेकंड टर्म मॉडल को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं, डोंट बी टू फैंसी, बी अ लिटिल बोरिंग। जिस तरह 9 डिग्री का पॉलिनोमियल वाज रियली इंटरेस्टिंग, इट बिहेव इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, 9 डिग्री का पॉलिनोमियल, लेकिन ये जो टर्म है ये उसे कहेगी डोंट बिहेव, अपनी पूरी ताकत, अब शो ना मारो, जितनी तुम्हारे पास ताकत है उतनी शो मत मारो, बी अ लिटिल बोरिंग। तो फिर वो 3rd डिग्री वाले पॉलिनोमियल की तरफ गया था ये पिछली स्लाइड में, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस लैम्डा डज। लैम्डा कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ओवरफिटिंग। लैम्डा जीरो की तरफ ले जाएं, ओवरफिटिंग होने लग जाएगी, लैम्डा जीरो से बढ़ाते जाएं तो प्रॉपर फिटिंग की तरफ जाएंगे, और लैम्डा बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो अंडर फिटिंग होने लग जाएगी, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप वही अपना लॉस फंक्शन रखें, लेकिन हर वेट के लिए जो आप, हर लेयर के जो वेट्स हैं, WL मैं कह रहा हूँ, लेयर L के वेट्स, हर लेयर के वेट्स के लिए अलहदा हाइपर पैरामीटर आप रखते हैं लैम्डा L, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव इतना ज्यादा यूज नहीं होता, और उसकी मेन वजह ये है कि हुआ क्या, हमने पहले W लर्न करने थे, और अब W को लर्न करने के लिए मुझे लैम्डा भी कुछ हाइपर पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, 0.1 या 10⁻³ या 1 या 2, आई डोंट नो, पर कोई ना कोई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ताकि मैं ये ओवर फिटिंग और फिटिंग का ट्रेड ऑफ कंट्रोल कर सकूं। लेकिन अब तो मेरे हाइपर पैरामीटर्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जितनी लेयर्स हैं उतने हाइपर पैरामीटर्स हो गए हैं, अब इनको सेट करना बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो यूजुअली बस सारे वेट्स के लिए एक हाइपर पैरामीटर आप रख लेते हैं, बट समटाइम्स यू सी दिस हैपनिंग एज वेल, ठीक है। यहां तक कोई सवाल जी? नाउ आई डोंट नो कि आपके जी 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 इसमें अगर लैम्डा की वैल्यू हम सिंपली 1 ही रखें, यानी why even use it, और हाँ। सिर्फ वेट के मैग्नीट्यूड को यूज करें तो क्या इशू होगा? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल ये है कि लैम्डा को 1 ही सेट कर लेते हैं, यानी why can't we have this function L of W plus half W स्क्वायर, और L of W को मैं जरा वो सम स्क्वायर्ड एरर कर देता हूँ, हाफ सम स्क्वायर्ड एरर, ताकि ये इधर वाला हाफ भी समझ आ जाए मैं क्यों रखा हुआ था। तो दिस वाज जस्ट हाफ सम स्क्वायर्ड एरर प्लस हाफ W स्क्वायर। इसमें डर ये है कि लेट्स से आपके पास ये जो हाफ सम स्क्वायर्ड एरर से जो टर्म्स आ रही हैं, लेट्स से
इन टर्म्स का जो मैग्नीट्यूड था ना, एरर्स, स्क्वेयर्ड एरर्स का और उनके सम का, लेट्स से ये रहती थी कोई 1 से 100 के बीच में, ये इस तरह की रेंज में ये आता था लेट्स से। और लेट्स से ये जो टर्म है इसका जो आंसर आता था, जब डिपेंडिंग ऑन कि आपके डब्ल्यूज की क्या वैल्यू है, लेट्स से ये 0 से आई डोंट नो 1000 की रेंज में आ रहा है, फाइन, जिसको आप लॉस कह रहे हैं, एक्चुअल लॉस, एल टिल्डा, ये तो दोनों के सम से बन रहा है। मुझे बताएं कि इस सम में जो आपका इवेंचुअल लॉस है, कौन सी टर्म ज्यादा रोल प्ले कर रही है? सेकंड वाली। सेकंड वाली ज्यादा रोल प्ले कर रही है, ओके। अगर सेकंड वाली टर्म ज्यादा रोल प्ले कर रही है तो मुझे, जब मैं मिनिमाइज करूंगा W स्टार फाइंड करने के लिए, जब मैं मिनिमाइज करूंगा W स्टार फाइंड करने के लिए, तो व्हाट विल हेल्प मी मोर, सम स्क्वेयर्ड एरर को कम कर दूं या W के नॉर्म को कम करूं? व्हाट विल हेल्प मोर इन मिनिमाइजिंग एल टिल्डा? ऑब्वियसली सेकंड टर्म। सेकंड टर्म, क्योंकि W। हाँ, एल टिल्डा को तो सेकंड टर्म है जो ज्यादा इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर रही है। तो अगर मैं सेकंड टर्म पे फोकस करने लग जाऊं, मैं और एक्सट्रीम कर लेता हूं एग्जांपल, लेट्स से वेट्स की जो रेंज आ रही है 0 से 10,000 आ रही थी। अब मेरा प्रोग्राम और फोकस करेगा कि यार ऐसा करो, W का मैग्नीट्यूड छोटा रखो, डोंट वरी अबाउट द सम स्क्वेयर्ड एरर, बस मैग्नीट्यूड छोटा रखो। अब होगा ये कि अंडर फिटिंग की तरफ मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस के ये जो दो टर्म्स हैं, प्लस के इर्द गिर्द जो दो टर्म्स हैं, उनकी जो रेंज है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो इट्स लाइक एडिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो इनकी जो रेंज चूंकि फर्क हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये लैम्डा होता है, ठीक है। डज दैट मेक सम सेंस? यस सर। ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि लैम्डा कंट्रोल्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन फिटिंग एंड, क्या कहेंगे, एक तरफ फिट कर रहे हैं और एक तरफ हम, आई डोंट नो मुझे टर्म क्या यूज करनी चाहिए, रेगुलराइजेशन ही कह देता हूँ, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस फॉर दिस स्लाइड? आपने, आई डोंट रिमेंबर, आपकी असाइनमेंट 1 में कैन एनी वन ऑफ यू रिकॉल कि आप जो लॉस फंक्शन यूज कर रहे थे, इम्प्लीमेंट जो किया था लॉस फंक्शन, उसमें ये वेट्स का स्क्वायर्ड नॉर्म, ये सेकंड टर्म है, क्या ऐड की थी आप लोगों ने? नो सर। विच मीन्स कि आपने असाइनमेंट 1 जितनी भी अच्छी कर ली हो, डर है कि वो ओवरफिट ना हो गई हो। बट देयर वाज एन इशू जो उसमें आता था कि कुछ फंक्शंस के लिए इट यूज्ड टू वर्क वेल विद लर्निंग विद वेरिंग लर्निंग रेट्स, यानी tan h और सिग्मॉइड के साथ जो लर्निंग रेट था वो अगर कम भी रख दें तो ठीक था, लेकिन रीलू और लीकी रीलू के साथ लर्निंग रेट अगर कम रखते थे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, तो उसमें ये इशू था। दैट माइट बी समथिंग एल्स, वो ग्रेडियंट डिसेंट से उसका ताल्लुक होगा क्योंकि वो लर्निंग रेट है। ये तो सिर्फ लॉस फंक्शन का ही हम कह रहे हैं कि
और ये तभी पता लगेगा जब आप ट्रेनिंग डेटा पे और टेस्टिंग डेटा पे दोनों पे प्लॉट करेंगे फंक्शन। अगर तो आपका टेस्टिंग डेटा पे वैसा ही फंक्शन आ रहा था जैसा ट्रेनिंग पे आता है, तो देन यू डिड नॉट ओवरफिट। प्रॉब्ली आपके असाइनमेंट वन में किसी की भी ओवरफिटिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि वो सब आसान था सब कुछ। लेकिन यू मस्ट बी केयरफुल वर्किंग विद रियल डेटा सेट्स। हमेशा आपको ट्रेनिंग के बाद अनसीन डेटा पे भी टेस्ट करना चाहिए टू सी ओवरफिटिंग हो रही नहीं हो रही। ये भी हम आगे देखते हैं। तो ये तो एक तरीका था वेट पेनल्टीज ऐड करके कि आपने मॉडल की ताकत को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो फिर मॉडल में नॉइज को रिप्रेजेंट करने की ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन जो अंडरलाइंग रियलिटी थी उसको रिप्रेजेंट करने की ताकत रहती है, और आपके पास एक अच्छा मॉडल आ जाता है जो अनसीन डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। अनदर रियली रियली सिंपल वे ऑफ रेगुलराइजेशन, ऑफ स्टॉपिंग ओवरफिटिंग, is to not train too much. This method is called early stopping. आइडिया इसका ये है, आपके पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है, आपके पास पूरा डेटा था, आपने डेटा को स्प्लिट किया ट्रेनिंग सेट में, और एक ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, किधर गया, और इस तरह कुछ वैलिडेशन डेटा में, और what else? और टेस्टिंग डेटा में, ठीक है। तो आपके पास जितना भी डेटा मौजूद था जिसको आप पहले ट्रेनिंग डेटा समझ रहे थे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना भी आपका ट्रेनिंग के लिए आपके पास डेटा पड़ा है उसको स्प्लिट करें 3 हिस्सों में। लेट्स से मैं 70% ऑफ माय डेटा मैंने जो है उसको मैंने डिवाइड कर लिया रैंडमली। मैंने अपने पूरे डेटा में से रैंडमली 70% सैंपल्स उठाए और मैंने उन्हें कहा कि ये मेरा ट्रेनिंग डेटा होगा, और मैंने रैंडमली 15% उठाए और इधर भी 15% रैंडमली चोजन एग्जांपल्स। अब ये टोटल 100% हो गया। इनको मैंने कह दिया वैलिडेशन सेट, और इनको मैंने कह दिया टेस्टिंग सेट। ठीक है, जो मैंने मिनिमाइजेशन करनी है, जो मैंने W स्टार लर्न करना है, W स्टार ट्रेनिंग सेट पे लर्न होगा, ठीक है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। अगर मैं फैसला करूं, अगर मैं चाहूं कि मैंने लैम्डा की वैल्यू पहले रखनी है 10⁻⁻3, फिर मैंने रखनी है 10⁻2, फिर मैंने रखनी है 10⁻1, फिर मैंने लैम्डा को 1 रखना है, फिर मैंने लैम्डा को 2 रखना है, एंड सो ऑन। यानी कई एक रेंज ऑफ लैम्डा की वैल्यूज है। तो वो मैं क्या करूंगा कि मैं लैम्डा की कोई एक वैल्यू रखूंगा, कोई एक, उस पे मैं W स्टार फाइंड कर लूंगा कि लैम्डा को जब मैंने 1 × 10⁻³ रखा तब मैंने W स्टार फाइंड कर लिया। ये कोई एक वेट्स आ गए। इन वेट्स पे कोई लॉस आता होगा। लॉस मैंने ट्रेनिंग का देखने की बजाय अब वैलिडेशन सेट पे लॉस देखूंगा मैं, ठीक है। यानी let me write this here। मैं अपना लॉस देख सकता हूं जब मैंने लैम्डा की कोई आई डोंट नो लैम्डा को जब मैंने लेट्स से
1 × 10⁻³ रखा था, तो मैंने वैलिडेशन सेट पे लॉस देखा। फिर मैंने लैम्डा को 1 × 10⁻² रखा, फिर मैंने वैलिडेशन सेट पे लॉस देखा, एंड सो ऑन। इन लॉसेस में से जो सबसे कम लॉस था उनकी बेस पे मैंने एक ऑप्टिमल लैम्डा डिटर्मिन कर लिया होगा। ये जो मैंने बात कही है मशीन लर्निंग की जुबान में, इस प्रोसीजर को कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ये हाइपर पैरामीटर्स को डिटर्मिन करने का एक तरीका होता है। पैरामीटर्स आपके W थे, लैम्डा तो हाइपर पैरामीटर था, जिस पे पिछली स्लाइड पे भी बहस हुई कि लैम्डा को क्या रखें, 1 क्यों नहीं रख लेते, थोड़ा रखें, ज्यादा रखें, क्या रखें, ये हमें तो नहीं पता। तो लैम्डा को चूज करने का जो तरीका है एक, वो है क्रॉस वैलिडेशन, जिसमें आप लैम्डा की कोई एक वैल्यू सेट करते हैं, W* फाइंड कर लेते हैं, यानी पूरी मिनिमाइजेशन एक दफ़ा करेंगे आप कि अगर लैम्डा 1 × 10⁻³ है तो मिनिमाइज करने वाले वेट्स कौन से हैं, वो W* आ गया। उस W* को लेके आपने इन अनसीन एग्जाम्पल्स यानी वैलिडेशन सेट पे आपने लॉस निकालना है, फिर लैम्डा को चेंज करना है, कोई और W* आएगा, उस W* का भी इन अनसीन एग्जाम्पल्स वैलिडेशन सेट, इसके ऊपर आपने लॉस निकालना है, और इस तरह जितनी भी लैम्डा की वैल्यूज हैं हर एक से W* ट्रेन करके वैलिडेशन सेट के ऊपर लॉसेस निकाल के वो वाला लैम्डा चूज कर लेना है जिसका इन अनसीन चीज़ों पे लॉस सबसे कम आया था। ठीक है, तो ये तो लैम्डा को डिटर्मिन करने वाली चीज़ें हो गई। हर दफा लैम्डा अपडेट किस तरह से हो रहा है, यानी आपने एक लॉस निकाल लिया तो लैम्डा को किस तरह अपडेट करें? यू कुड चूज अ रेंज। ये हम डिसाइड करते हैं कि लैम्डा की कोई एक रेंज आप ले लेते हैं। ठीक है, I didn't understand this. आपने स्टार्ट किया विद 1 e⁻³ से, Yes. उसके बाद आपके पास आपने ट्रेनिंग सेट में से W स्टैटिक लिया, फिर Yes. आपने जो आपके पास W की वैल्यू हुई आपने वैलिडेशन से Yes. लॉस निकाल, वैलिडेशन सेट के ऊपर उसे रन करके लॉस निकाल लिया। यस, और ये लॉस अब वो जो है। पहला लॉस आया है, जी बिल्कुल, ये जो पहला लॉस आया है, जी, ये मेरे लैम्डा को कैसे इम्प्रूव करेगा या बेहतर करेगा? ये जो पहला लॉस आया है ये लैम्डा को 1 × 10⁻³ रख के आया था, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं लैम्डा को कोई और वैल्यू सेट करने लगा हूं। मैं लैम्डा को 1 × 10⁻² रख देता हूं। ये भी क्या ग्रेडियंट डिसेंट की तरह का है? नहीं, हाँ बिल्कुल, ये फर्क बात है, इसलिए इसको क्रॉस वैलिडेशन में कह रहा हूं कि इसमें कोई ग्रेडियंट डिसेंट नहीं है, इसमें कोई लर्निंग नहीं है, इसमें सीधा सीधा है बिल्कुल नाइव अप्रोच कि लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यूज में सेट कर करके देखी जा रहा हूं, अच्छा सबसे कम किस पे आया था। ठीक है, तो अगली बार मैंने लैम्डा को 1 × 10⁻, आप कुछ और भी रख सकते थे, 1 × 10⁻4 कर दें, यानी इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है रूल के अच्छा किस तरह लैम्डा की वैल्यू सेट करनी है। ये देखें, ऑप्टिमाइजेशन इज एन आर्ट एज मच एज इट माइट बी अ साइंस, बट इट्स मोर एन आर्ट ये मिनिमाइज करना चीज़ों को, क्योंकि ये हाइपर पैरामीटर्स कैन बी रियली प्रॉब्लमेटिक। किसी को क्या पता कि लैम्डा की क्या वैल्यू सेट करनी है, तो आप लैम्डा की कई वैल्यूज पे वैलिडेशन सेट का लॉस देखते हैं, यानी अनसीन एग्जांपल्स पे लॉस को देख रहे होते हैं, उनकी बेस पे आप कहते हैं अच्छा यार ये लैम्डा बहुत अच्छा था, इस लैम्डा की वजह से जो मेरे पास वेट्स आए थे उनका अनसीन ब्लू एग्जांपल्स पे अच्छा लॉस आ गया था, देयरफॉर लेट्स कीप दिस लैम्डा। And how many iterations do we expect कि ये हमारे पास अच्छा आ जाएगा? मतलब क्या हमें ये प्रोसेस 10 टाइम्स करना चाहिए, 10 लॉसेस मिल जाए 20 टाइम्स? मतलब आई नेवर, आई एम सॉरी डॉक्टर नजर, मैं ना एक यहाँ पे अपना एक कंसर्न भी देना चाहती हूँ। जी जी, मुझे ना ये नहीं पता चलता कि किसी चीज को कितनी दफा करना चाहिए, न्यूरल नेटवर्क है किसी लेयर पे कितने न्यूरॉन्स रखने चाहिए, या लर्निंग रेट्स हैं तो वो कितने रखने चाहिए, तो आई नेवर गेट दिस थ्रू। इज इट बाय हिट एंड ट्राई? I wish I had a good answer. Designing networks is an art. Optimizing networks, optimizing their weights
इज एन आर्ट। यानी कुछ ह्यूरिस्टिक्स हैं, कुछ अच्छी गुड प्रैक्टिसेस हैं, बट यू शुड नो कि इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, a certain amount of playing around with these things to get a feel कि what works and what does not work। मसलन आपका सवाल पीछे भी तो जा सकता है कि हिडन लेयर्स कितनी होनी चाहिए थी। इसका कोई खास जवाब नहीं है हमारे पास। एक हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए थे, इसका कोई खास जवाब नहीं है, और इस कोर्स में हम ये अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। कुछ एरिया एग्जिस्ट करते हैं न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च के कि आपके नेटवर्क का आर्किटेक्चर होना क्या चाहिए था। तो हम तो कह रहे हैं कि लेट्स से आर्किटेक्चर अब फिक्स हो गया है और आपने वेट्स ऑप्टिमाइज करने हैं, वो भी एक आर्ट है। यानी खैर मैं आर्ट का लफ्ज़ काफ़ी लूजली कर रहा हूँ। पॉइंट इज के इट टेक्स सम एक्सपीरियंस टू नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। सो लैम्डा पे जो आपका सवाल है कि लैम्डा की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इसका कोई सेट आंसर नहीं है। पर जब मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं लैम्डा कैसे सेट करता हूँ, मैं यूजुअली इसी तरह की रेंज से स्टार्ट करता हूँ। सो लैम्डा को मैं, और इसको आप ना लॉग स्केल पे अक्सर कर रहे होते हैं। सो लैम्डा के लिए आप लेट्स से एक सेट बना लेते हैं, इस सेट में से आप निकाल रहे होते हैं लैम्डा 10 to the minus 3, 10 to the minus 2, 10 to the power minus 1, 10 to the power 0 क्या होता है 1, yeah, 10 to the power 0 and so on। यूजुअली ये लार्ज लैम्डाज यूजुअली नहीं होते। यूजुअली लैम्डा की वैल्यू छोटी ही काम कर जाती है, बट यू नेवर नो, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब लेट्स से सो दैट्स अ वेरी अनसेटिस्फैक्टरी आंसर कि यार हमें कैसे पता रहेगा कि यही चेक करने चाहिए थे या कोई और इनसे भी बाहर करनी चाहिए थी रेंज। तो व्हाट यू डू इज, लेट्स से आपने इस रेंज पे क्रॉस वैलिडेट। अच्छा, लेट्स से मेरे पास रेंज ये थी 10 to the minus 3, 10 to the minus 2, 10 to the minus 1 और 10 to the power 0। लेट्स से ये रेंज थी, और लेट्स से इनमें से जो बेस्ट लैम्डा आया है, लैम्डा स्टार, लेट्स से वो ये आ गया था। तो आप एक और काम कर सकते हैं। अब आप इस रेंज से बाहर भी चेक कर लें। नाउ यू नो कि 10 to the minus 2 तो कम हो गया था, लेकिन 10 to the minus 3 और 10 to the minus 2 इनके बीच में शायद कोई अच्छा लैम्डा आ सकता हो, और 10 to the minus 3 से इधर भी शायद कोई अच्छा लैम्डा आ सकता हो। तो अब आप एक नई रेंज सेट कर लें। लेट्स से 10 to the minus 5, 10 to the minus 4, 10 to the minus 3 और मे बी 2 तक जाते जाते कुछ और भी। ठीक है। सो पॉइंट इज दिस, अगर तो ये बाउंड्रीज पे आ जाता है लैम्डा स्टार, तो फिर आप लैम्डा की एक नई रेंज बनाएं और उस पर वो बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर दें। जिस बाउंड्री पे भी आया उस बाउंड्री को एक्सपैंड कर दें। और जैसे ही आप लेट्स से अगली दफा 10 to the minus 4 पे आ जाता है लैम्डा स्टार, अगर इस तरह का केस है कि अंदर आ गया है, तो अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो आप फाइनर ग्रैनुलैरिटी पे देख लें, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 0.0001 था। सो इधर से और फिर आगे पॉइंट इसके, आई मेड अ मेस हियर। 10 to the power minus 4 के इर्द गिर्द की रेंज में देख लें, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लैम्डा को अब 10 to the minus 4 के इर्द गिर्द एक ज्यादा फाइनर रेंज के अंदर देख लें। ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन जब भी आप लैम्डा की कोई एक वैल्यू सेट करते हैं तो पूरी मिनिमाइजेशन करनी पड़ती है, W स्टार फाइंड करना पड़ता है। और अगर आपका मशीन लर्निंग का मॉडल काफ़ी टाइम लगा रहा है, एक ट्रेनिंग अगर 2 घंटे में होती है, तो हर जो लैम्डा की वैल्यू सेट की आपने उसके लिए 2 घंटे की ट्रेनिंग लग रही है, और कई दफ़ा ट्रेनिंग 1 हफ्ते में हो रही होती है। तो फिर हर लैम्डा के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है,
और दिस इज हाउ यू यूजुअली डिवाइड योर ट्रेनिंग सेट, कि आप कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स रख दें, कुछ को वैलिडेशन कह दें, उन पे लैम्डा ऑप्टिमाइज हो रहा होगा, एंड देन यू, जब आपका लैम्डा स्टार भी निकल आया और आपका डब्ल्यू स्टार भी उस लैम्डा स्टार के लिए निकल आया, अब आप टेस्टिंग करेंगे। ये ट्रूली अनसीन एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि लैम्डा भी इन पे ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। और अगर आप किसी को कहते हैं कि मेरा मॉडल इतने % एक्यूरेट है, उसकी ये परफॉर्मेंस है, तो टेस्टिंग परफॉर्मेंस है जो आपने रिपोर्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास आके कहें कि जी मैंने बड़ा ज़बरदस्त मॉडल बनाया है, उसकी 90% एक्यूरेसी है, और मैं आपसे पूछूं कि वो ट्रेनिंग सेट था कि टेस्टिंग सेट था, आप कहें ट्रेनिंग सेट, तो मैं आपसे आइंदा नहीं मिलूंगा। यू शुड नेवर रिपोर्ट ट्रेनिंग एक्यूरेसी, रिपोर्ट टेस्टिंग एक्यूरेसी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी डीबगिंग के लिए तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी ट्रेनिंग में ये था, वैलिडेशन में ये था, लेकिन जब आप अपना कोई बता रहे हैं कि जी हमारे फाइनल ये सिचुएशन है, टेस्टिंग एक्यूरेसी इज व्हाट यू रिपोर्ट, कि अनसीन एग्जांपल्स पे हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म करता है। नो वन रिपोर्ट्स एंड नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ठीक है जी, ये चीजें कुछ क्लियर हुई? एनीवन? एक्सक्यूज मी डॉक्टर नजर, जी जी, मुझे ये थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम जो हमने स्टेप्स किए हैं, जी जी, हमने ट्रेनिंग डेटा और साथ ही वैलिडेशन डेटा, हम एरर्स साथ रिकॉर्ड कर रहे थे, और साथ ही हमने ये लैम्डा की वैल्यू को ऑप्टिमाइज उसी के साथ ही करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो आपने कहा कि हमने एक इनिशियल सेट डिसाइड कर लिया है और फिर उसका सबसेट ले लिया या उसको इम्प्रूव कर लिया, ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों के लिए साथ साथ ही होता जा रहा है। जी, सो ओके, सो लेट्स से हम कोई वो इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही सेट रखने लगे हैं, 10⁻³ -2 -1 और 10⁻0, ठीक है। और इनमें से जो भी आ गया, मैं इन 4 के अलावा लैम्डा चेक नहीं करूंगा, यानी मैं आगे फाइनल रेजोल्यूशन पे या बाउंड्री एक्सपैंड ये नहीं करूंगा। मैं इन्हीं में से मुझे लैम्डा चाहिए, जो सबसे अच्छा आ गया मैं कहूँगा बस ठीक है, यही मेरा लैम्डा है और मैं आगे चलूँगा। तो अब मैं ये समझा देता हूँ कि इसमें अब क्या होने लगा है। मैं लैम्डा को सबसे पहले 10⁻³ करूँगा, ठीक है। अब मैं उस लैम्डा इक्वल्स 10⁻³ के लिए अपना ट्रेनिंग सेट उठाऊंगा, ट्रेनिंग करूँगा, उसमें वो जो मेरा लॉस फंक्शन है L टिल्डा जिसको मैं कहता था, उसके अंदर लैम्डा को मैंने 1 × 10⁻³ डाला होगा, कोई W स्टार लर्न कर लूँगा। उस W स्टार की बेस पे मैं ये वैलिडेशन एग्जांपल्स जो थी उन पे लॉस की वैल्यू कंप्यूट करूंगा, ठीक है। ये आ गया L एट लैम्डा 1 × 10⁻³। फिर मैं 10⁻² करूंगा, एक और W स्टार लर्न करूंगा ट्रेनिंग सेट पे, उस W स्टार की बेस पे वैलिडेशन सेट का लॉस निकालूंगा, L एट 1 × 10⁻², ये लॉस आ गया मेरे पास। तो डू यू एग्री कि हमारे पास 4 लॉसेस आ जाएंगे इस सेट की वजह से? डू यू एग्री? यस। उन लॉसेस में से जो सबसे कम लॉस है उसको मैं कहूंगा कि यार ये मेरा लैम्डा स्टार सबसे अच्छा, ये लैम्डा स्टार ये सबसे अच्छा लैम्डा था, क्योंकि ये अनसीन एग्जांपल्स, ब्लू वाली वैलिडेशन एग्जांपल्स, उन पे इसका लॉस सबसे कम था। उस लैम्डा स्टार से जो W स्टार आया है वो मेरा अच्छा W है। डू यू एग्री? राइट। ओके, तो इसके अलावा आपका कोई सवाल है? और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें जा सकते हैं कि अगर हम लैम्डा को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो, अगर चाहते हैं, हाँ ठीक है, अगर चाहते हैं। देखिए, इसमें क्रॉस वैलिडेशन एक पूरा एरिया है। क्रॉस वैलिडेशन की मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता दी है। एट द हार्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन इज दिस आइडिया कि लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यूज चेक करें। इन मुख्तलिफ वैल्यूज को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे इनकी फाइनल रेजोल्यूशन में जाना है, क्या इनको रैंडमली सेलेक्ट करना है, नहीं करना, इसकी ये पूरा एरिया है एक। पर एट द हार्ट ऑफ दिस इज कि लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यूज आप चेक जरूर कर लें, बस ये। अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हुए वैलिडेशन डेटा की बजाय ट्रेनिंग को ही यूज कर लेंगे तो क्या हमारे पास लैम्डा 0 आ जाएगा?
या क्लोज टू जीरो आ जाएगा। यानी वैलिडेशन सेट यूज करने का मकसद हाँ, डिफरेंट वैलिडेशन सेट यूज करने का मकसद ये है लैम्डा को इवेल्युएट करते हुए आपको वो मॉडल चाहिए। आपको कौन सा मॉडल चाहिए, जिस पे ट्रेनिंग लॉस अच्छा आता हो या जिस पे अनसीन वाला लॉस अच्छा आता हो? अगर ट्रेनिंग लॉस अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि वो उसको जीरो कर दे या लैम्डा को, या क्योंकि वो तो हायर डब्ल्यू के लिए था। नहीं, लैम्डा को जीरो नहीं करेगा। लैम्डा तो आपने सेट कर लिया है, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन जी जी, लैम्डा हमने सेट कर लिया और हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसको एक दफा हमने अपने वेट्स भी लर्न कर लिए, डब्ल्यू बिल्कुल। स्टार जिसे हम कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। उसके बाद अब आप वैलिडेशन सेट को यूज करते हुए लैम्डा और उस लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लॉस देखते हैं, तो आपके पास एक लॉस आ जाता है वैलिडेशन डेटा के अगेंस्ट। हाँ अगर हाँ ये वाला लॉस आप उसी ट्रेनिंग डेटा के अगेंस्ट देखते जी, यानी तो क्या वो लैम्डा की वैल्यू को रिड्यूस करता? नहीं, लैम्डा की वैल्यू रिड्यूस या इंक्रीज नहीं हो सकती, वो तो हम सेट कर रहे हैं। सो हो ये रहा है किसी भी लैम्डा की वजह से कोई भी डब्ल्यू स्टार आया है, जो कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू स्टार आपके नेटवर्क के कोई मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वो ओवर मिनिमाइज हो जाता, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पे तो लैम्डा की सबसे अच्छी वैल्यू ट्रेनिंग डेटा को तो वही लगती जो हम जितनी भी कम कर देते। यानी इवन इफ इट्स अगर वो जितनी वो जीरो से क्लोज जाएगी, हमारे ट्रेनिंग डेटा का लॉस उतना ही कम होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल लॉस फंक्शन बनता जाएगा। नहीं, देखें, हो सकता है आप जो बात कह रही हो वो सही हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यू माइट बी मिसिंग द पॉइंट हेयर। द पॉइंट इज दिस कि आपने कोई लैम्डा रखा, आपने कोई डब्ल्यू स्टार लर्न कर लिया ट्रेनिंग डेटा सेट से। अच्छा, इस डब्ल्यू स्टार जो कि आपके पैरामीटर्स हैं मॉडल के, इसकी बेस पे आप दो लॉसेस निकाल सकते हैं, एक ट्रेनिंग सेट का लॉस, एक वैलिडेशन सेट का लॉस। क्या आप अग्री करती हैं? जी जी बिल्कुल। अब किसी भी डब्ल्यू को इवेल्युएट करने की जब बारी आएगी तो आप कौन सा लॉस देखना चाहेंगी? ट्रेनिंग जिन पे डब्ल्यू ट्रेन हुआ है वो वाला लॉस देखना चाहेंगी, या जिन पे डब्ल्यू नहीं ट्रेन हुआ उस पे इस डब्ल्यू का लॉस देखना चाहेंगी? यानी वैलिडेशन डेटा पे, हाँ, अनसीन हाँ, जिस पे नहीं ट्रेन हुआ। बिल्कुल, जैसे हमने डिग्री 9 वाला पॉलिनोमियल अगर मैं ट्रेनिंग पे ही देख लेता तो वो तो कहता मैं तो कमाल ही कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने अनसीन डेटा पे देखा होता डिग्री 9 वाला तो यू रियलाइज कि अच्छा ये तो बहुत बुरा है, अनसीन पे तो परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। सो यू ऑलवेज वांट टू इवेल्युएट थिंग्स ऑन अनसीन डेटा, तो मैं वैलिडेशन पे उसको इवेल्युएट करूंगा। इसलिए राइट साइड पे ये मैंने ब्लू में इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी मैं किसी डब्ल्यू को इवेल्युएट कर रहा हूं वो हमेशा वैलिडेशन सेट के लॉसेस हैं, क्योंकि इवेल्युएट करने का तरीका ही अनसीन डेटा होना चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट हियर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा, ये चलें, इसी बहाने हमने क्रॉस वैलिडेशन पढ़ लिया। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक कि मैंने ये लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया था, बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और क्रॉस वैलिडेशन हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद ये जो अर्ली स्टॉपिंग हमने पढ़ना है। सो लेट्स नाउ कम बैक टू अर्ली स्टॉपिंग। सो अर्ली स्टॉपिंग में आप ये करते हैं, आप अपने जो भी डेटा सेट था उसको ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट में स्प्लिट करते हैं। अपना जो लॉस है, ये जो ग्रीन कर्व है आपके पास, ग्रीन कर्व जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग ईपॉक्स गुजर रही हैं आपका ट्रेनिंग लॉस नीचे जाता जा रहा है। आपने प्रॉब्ली असाइनमेंट 1 में ये वाले फंक्शंस प्लॉट किए हैं ट्रेनिंग लॉस के, यस और नो? यस वी डिड दैट, राइट। और लॉस और आपने देखा होगा कि आपका लॉस फंक्शन ऐसे जाता होगा जनरली, यस? हाँ जी बिल्कुल। विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपका लॉस जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जा रही है आपका लॉस कम से कम होता जा रहा है, विच मीन्स कि आपके आउटपुट्स और टारगेट्स मैच करने लग गए। ट्रेनिंग सेट पे आपका लॉस ऐसे जाएगा, लेकिन जब भी आपके पास कोई एक डब्ल्यू स्टार आया था एट एनी ईपॉक, उस टाइम आप सिर्फ ट्रेनिंग लॉस मत प्लॉट करें,
आप उस टाइम वैलिडेशन सेट पे जो लॉस है वो भी प्लॉट कर लें, और यू नोटिस के ट्रेनिंग सेट पे लॉस नीचे जाता रहेगा क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद ही है लॉस नीचे करी जाए। जो अनसीन डेटा है उसका लॉस भी नीचे जाएगा until you realize at some point वैलिडेशन सेट का लॉस इंक्रीज करने लग जाएगा। इसका मतलब ये है, आप किसी का माइक ऑन है, अगर माइक्स म्यूट कर लें आप काइंडली। आपका वैलिडेशन सेट का लॉस जो है, सॉरी ट्रेनिंग सेट का लॉस नीचे जाता जाएगा, बट यू नोटिस के वैलिडेशन सेट का लॉस नीचे जाते जाते फिर इंक्रीज करने लग जाएगा। ये जैसे ही इसने इंक्रीज किया है ना, इसका मतलब है कि आप वो डिग्री 9 वाले पॉलिनोमियल ने जो हरकत की थी ना, अब आप उस टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं कि आप ट्रेनिंग वाले डेटा पे तो बहुत अच्छा जाते जा रहे हैं, और जो अनसीन एग्जांपल्स थी वैलिडेशन सेट, उस पे आप बुरे होने लग गए हैं। इसका मतलब है कि यू हैव स्टार्टेड, इस इतने इपॉक्स के बाद यू हैव स्टार्टेड टू ओवरफिट। डू यू एग्री? डू यू गाइज एग्री विद दिस? यस सर। कि ये डिग्री 9 वाले पॉलिनोमियल ने जो हरकत की थी ना, कि वो सीन एग्जांपल्स पे, ट्रेनिंग वाले एग्जांपल्स पे तो परफेक्ट जीरो लॉस हो गया था उसका। इधर भी आपका ट्रेनिंग सेट पे ग्रीन लॉस बहुत कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका जो अनसीन एग्जांपल्स थी वहां पे लॉस खराब होने लग गया है, विच मीन्स कि आप अंडरलाइंग रियलिटी से दूर चले गए हैं और ट्रेनिंग एरर बहुत, ट्रेनिंग सेट को बहुत अच्छा करने लग गए हैं, और जो अंडरलाइंग रियलिटी थी वो आप भूल बैठे हैं, आप नॉइज को ओवरफिट करने लग गए। सो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टॉप ट्रेनिंग राइट नाउ। यानी पूरे स्लाइड की समरी है, लॉस फंक्शन अपना इवेल्युएट करें ट्रेनिंग सेट पे भी, वैलिडेशन सेट पे भी, जिसके ऊपर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई भी, अनसीन एग्जांपल्स हैं वो। और जैसे ही आप ये देखें कि ट्रेनिंग लॉस नीचे जाई जा रहा है और वैलिडेशन अनसीन एग्जांपल्स का लॉस ऊपर जाने लग गया, स्टॉप ट्रेनिंग। क्योंकि अब आप मेहनत भी ज्यादा करने लगे और वो मेहनत का नुकसान भी ज्यादा होने लगा है। सो जस्ट डोंट डू इट, स्टॉप ट्रेनिंग। बहुत ही सादा एल्गोरिथम है ये, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट भले आपने वेट पेनल्टी भी ना डाली हो, जो पिछली स्लाइड में थी वेट्स की पेनल्टी, जैसे ही आपको लगे ओवरफिट होने लगा है, स्टॉप, फिर ओवरफिट नहीं होगा। ठीक है, यहां पे कोई सवाल जी? उससे पहले बहुत पहले क्या कहते हैं करना बंद हो जाए, जब भी करना बंद हो जाए, जब भी करना बंद हो जाए ये, और इतनी जल्दी होगा नहीं ये, पर जब भी हो गया है उसका मतलब यही है कि आपका ट्रेनिंग सेट पे भी लो एरर हो गया है, और इस पे भी लो हुआ ही होगा ना, वैलिडेशन पे भी तो एरर नीचे को आया ही होगा, नीचे आके फिर ऊपर गया। तो मेरी तरफ से भले जल्दी हो जाए, यूजुअली इतनी जल्दी होगा नहीं। ओके, इज इट लाइक कि हम क्या ये जो वैलिडेशन लॉस आया है, वैलिडेशन लॉस की बदले वाली कर्व का क्या हम जीरो ग्रेडियंट चेक करेंगे, क्योंकि ये भी ऐसी कर्व होगी, कन्वेक्स ही होगी। ये क्या हम ऐसा करेंगे या वी सिंपली स्टॉप बाय जस्ट लुकिंग एट कि अच्छा अगली वैल्यू, अगला स्टेप बढ़ रहा है तो वी स्टॉप। हाँ, यूजुअली ऐसे ही होता है कि आप मैं इसको टी लिख देता हूँ, ट्रेनिंग लॉस करी जा रहे हैं हर इपॉक पे, इपॉक ई कह लें, और वैलिडेशन लॉस भी कंप्यूट करे जा रहे हैं हर इपॉक पे। ठीक है, और ये वो दो प्लॉट्स हैं, और आप इनकी रनिंग एवरेज भी देख सकते हैं, या सिर्फ पिछले को देख सकते हैं, सिर्फ पिछले 5 को देख लें, यानी एक रनिंग एवरेज देख लें कि लेट्स से कि पिछले 5 जो ट्रेनिंग लॉसेस थे उनके हिसाब से देखें ट्रेंड नीचे जा रहा है, और पिछले 5 जो वैलिडेशन लॉसेस थे वो अगर ऊपर ही जाई जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक पिछली इटरेशन तक ट्रेंड देख सकते हैं, यानी सिर्फ पिछले को देखा, या पिछले 5 देख लिए, या पिछले के देख लिए, एंड सो ऑन। आपने बस ये ट्रेंड कैप्चर करना है कि दिस वन इज गोइंग डाउन एंड दैट वन इज गोइंग अप, सो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टॉप।
बिकॉज इफ आई कीप ट्रेनिंग मोर आई विल बी ओवरफिटिंग। और हम हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे जरूर पहुंच जाएंगे, यानी ऐसा तो नहीं होगा कि ये हो सकता है कि इतना अच्छा हो, जितना डिक्रीज करते जाएं उतना वैलिडेशन के ऊपर भी नॉइज कम हो, यानी मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से ऐसा पॉसिबल है कि वैलिडेशन डेटा के ऊपर भी जब आप लॉस कंप्यूट करते चले जाएं तो वो कम ही हो। हाँ, तो अगर आपके डेटा में लेट्स से नॉइज वाकई बहुत ही कम है और ये जो ब्लू कर्व है ये भी नीचे जाता ही जाए, तो इस तरह तो आप स्टॉप ही कभी नहीं करेंगे। तो यूजुअली आपको ना स्टॉपिंग क्राइटेरिया मल्टीपल आपने रखे होते हैं, स्टॉपिंग या जिसको कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मैं कहता था, थोड़ा सा टेक्निकली फर्क है। ऐसा भी तो हो सकता है लोग कब आगे जाके दोबारा तो आना शुरू हो जाए। हो सकता है। So one loss computation is one epoch, right? Yes. तो हम epochs के थ्रू कंट्रोल करेंगे। जी, आपने अपनी पहली असाइनमेंट में जब सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स एक दफा गुजार दी थी सारी की सारी, तो तब वो एक ईपॉक हो गई थी, उसके बाद लॉस कंप्यूट कर लें। और लॉस पूरे ट्रेनिंग सेट और पूरे वैलिडेशन सेट पे होगा, किसी बैच पे नहीं है, पूरे का पूरा लॉस है। सो स्टॉपिंग या क्राइटेरिया जो है यूजुअली आप मल्टीपल रखते हैं। मसलन ये अर्ली स्टॉपिंग वाला क्राइटेरिया हो सकता है कि जी अच्छा अब वैलिडेशन लॉस ऊपर जाने लग गया है तो स्टॉप। आपके नंबर ऑफ इटरेशंस भी हो सकता है, मैक्स इटरेशंस या मैक्स ईपॉक्स, कि यार इससे आगे मैंने नहीं जाना, क्योंकि वो आपकी वाली बात कि अगर दोनों नीचे जाई जा रहे हैं तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो कोई मैक्स ईपॉक्स भी आपने रखा ही होता है। और भी होते हैं क्राइटेरिया, जीरो डेरिवेटिव तो नहीं, जो आपका लॉस फ्लैट हो गया, जो कि जीरो डेरिवेटिव ही कहेंगे लॉस फंक्शन का, पर फ्लैट लॉस हो गया एंड सो ऑन। और भी होते हैं। आई थिंक आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट में ये वाला रखा होगा, मैक्स ईपॉक्स, ऐसा ही है या कोई और था, या फ्लैट लॉस था कि अगर ये चेंज नहीं हो रहा। जी बताइए कौन सा था? So epochs वाले iterations में मैक्स ईपॉक वाले, मैक्स वाला, ओके फाइन, ओके आगे चलते हैं जी। एक और तरीका, बहुत ही सादा तरीका अपने नेटवर्क को या मशीन लर्निंग के मॉडल को ओवरफिटिंग से रोकने का, वो ये है कि आप अपने ट्रेनिंग सेट के अंदर जो भी आपका ट्रेनिंग डेटा था उसके अंदर ऑगमेंट कर दें, उसके अंदर ऐड कर दें मोर ट्रेनिंग डेटा, लेकिन वो आपने खुद बनाया होगा वो ट्रेनिंग डेटा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास यू हैव दिस इमेज ऑफ अ पैरट, इस एक इमेज को लेके, दैट्स द ओरिजिनल इमेज, इसको लेके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इमेजेस बना दिए, पैरट प्लस 11 ऑगमेंटेड इमेजेस चेंज्ड हैं ये। इसमें किसी के कलर चैनल्स को थोड़ा सा छेड़ा हुआ है, इनफैक्ट कलर से ही खेला हुआ है हमने, किसी का कॉन्ट्रास्ट है, किसी को ग्रे स्केल कर दिया है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन रियलिटी अगर इस तस्वीर को आपने क्लासिफाई करना है कि दिस इज द इमेज ऑफ अ पैरट, तो भाई दीज आर ऑल्सो इमेजेस ऑफ अ पैरट, एंड दिस पैरट क्लास कैन अपीयर इन मेनी डिफरेंट वेज, यू शुड स्टिल कॉल इट अ पैरट। तो उससे योगा की ओवरफिट नहीं करेगा सिर्फ एक, वो कहेगा कि यार जब आप मुझे इस तरह की दिखाएंगे जिसपे यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, पीछे ग्रीन होगा और दरख्त हो, ये मैं तब ही पैरट कहूँगा। दैट्स ओवरफिटिंग। आप उसे कहते हैं नहीं ज़रूरी नहीं है, रंग अगर चेंज भी हो, कॉन्ट्रास्ट फ़र्क हो एंड सो ऑन, तब भी आपको पैरट ही कहना है, तो इट वोंट ओवरफिट ऑन दिस इमेज। तो दैट्स कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन। और ये सिर्फ रंगों की नहीं हो सकती, ये आप एक ओरिजिनल इमेज ली, उसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया टॉप डाउन, या आपने उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया, या आपने कुछ उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है, या आपने उसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, या आपने मिक्स कर दिया, आपने उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर दिया है, थोड़ा सा आपने उसको स्केल भी उसका बड़ा या छोटा कर दिया इमेज का, ठीक है, और फिर आपने उसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया 90 डिग्री या जितना भी रोटेट करना है, या आपने थोड़ी सी क्रॉप भी कर दी है,
यानी ओरिजिनल इमेज अगर इतनी थी, आपने उसका इस तरह कोई रैंडम कुछ उसके अंदर क्रॉपिंग लगा दी कि मैंने सिर्फ इतनी उठानी है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। डेटा को ऑगमेंट करने की पूरी पाइपलाइन बन सकती है कि एक इमेज आएगी, उस पर फलां चीज़ें कर दें और एक इमेज से आप बहुत सारी और इमेजेस बना लेंगे। तो यू हैव ऑगमेंटेड योर डेटा। आपने अपने नेटवर्क को सिर्फ वो ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा नहीं दिखाया, आपने अपने नेटवर्क को उस ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन्स भी दिखा दिए हैं, ताकि वो सिर्फ उस एक इमेज पे ना सीखे, सारों पे सीख ले। तो दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ, और ये इंसान और हमारे बच्चे भी शायद ऐसे ही सीखते हैं। शुरू में हम सेब को और नाशपाती को शायद एक ही चीज़ समझ लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा एग्जांपल्स देखते लग जाते हैं तो हम सेब और नाशपाती में फ़र्क करने लग जाते हैं। ठीक है, हमारी ओवरफिटिंग जो है वो ख़त्म होने लग जाती है। ओके, इसके अलावा एंड दैट्स एक्चुअली अ वंडरफुल मेथड, लेबल स्मूथिंग। लेबल स्मूथिंग में आप ये करते हैं, ये भी ओवरफिटिंग को रोकने का एक तरीका है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में आप कहते हैं कि क्लास 0 है मेरे पास और क्लास 1 है, और लेट्स से क्रॉस एंट्रोपी लॉस था, तो आप चाहते थे कि जब डेटा क्लास 1 का था, अगर TN 1 था, यानी क्लास 1 की प्रॉब्लम थी, तो आप चाहते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन जो भी इनपुट आई थी XN, ये 1 के करीब आती हो। दैट्स व्हाट यू वांट। और अगर nth एग्जांपल की टारगेट क्लास 0 है, तो आप चाहते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0। हम मॉडल तो सिर्फ एक क्लास को ही कर रहे होते हैं, फिर 1 माइनस कर देते हैं दूसरी को करने के लिए। तो आप चाहेंगे कि ये चीज़ 1 के पास आती हो, एंड सो ऑन। तो नोटिस कि आप हर बारी ये चाह रहे हैं कि ये जो भी आप प्रोबेबिलिटी ला रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी किस बेस पे आ रही है? ये प्रोबेबिलिटी आपके नेटवर्क से आ रही है। आपके नेटवर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जितने आपके वेट्स थे, राइट? आप अपने वेट्स को ये चाह रहे हैं, आपके वेट्स ऐसे हों कि सही क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती हो, और 1 के जितना पास जा सकें उतनी अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे रिग्रेशन में आप कहते थे मेरा y जो है वो t के जितना पास जाए उतना बेहतर है, और ये y को t के करीब करना, wasn't this the root of overfitting? आप लोगों से मेरा सवाल है, कि y और t को करीब रखना, इधर से ओवरफिटिंग शुरू हुई थी ना? यस सर। तो इधर भी ऐसे ही है, यही तो मेरा y है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में इसी को तो y कहते थे, या माइनस लॉग था एक्चुअली। एनीवेज, मैं अभी वो नहीं लिखता। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में आप प्रोबेबिलिटी को 1 के करीब, सही क्लास की प्रोबेबिलिटी को 1 के करीब रखना चाहते हैं। जितना ये 1 के करीब आप रखना चाहेंगे उतनी ओवरफिटिंग होगी। इसका बहुत आसान हल ये है कि आपके जो लेबल्स थे ना, जिसको आप लेबल 0 कहते थे, उसको आप 0.1 कह दें। जिसको आप 1 कहते थे उसको आप 0.9 कह दें। यानी आप पहले चाह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन XN 1 के पास जाए, अब आप कहते हैं नहीं, ऐसा करो, इसको 0.9 के पास लेने की कोशिश करो, 1 के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना 1 के करीब जाओगे उतनी ओवरफिटिंग हो रही थी, तो मैं ओवरफिटिंग कम कर देता हूं बाय नॉट फोर्सिंग इट, बाय नॉट पुशिंग इट, कि नहीं और मेहनत करो 1 के पास जाओ। मैं कहता हूं ना जाओ 1 के पास, तुम 0.9 पे रुक जाओ। इसी तरह अगर क्लास 0 की जो प्रोबेबिलिटी है, एनीवेज, तो मैं अपने लेबल्स जो हैं, सिर्फ मैंने ये किया है, इस पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं इस स्लाइड से जो निकलती हैं, TN जो है वो अगर क्लास 0 का है तो आप कह दें नहीं, क्लास 0.1 कहते हैं, और जिसको क्लास 1 कहते हैं उसको क्लास 0.9 कहते हैं। ये नंबर्स हैं जो अचीव करने हैं आप, 0 और 1 नहीं अचीव करने।
और ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 0.2 और 0.8 कर दें, 0.3 और 0.7 कर दें, एंड सो ऑन। उतना ही ज़्यादा आप रेगुलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट्स रिलेटेड टू अर्ली स्टॉपिंग। यानी अगर आप उसे कहते हैं नहीं 0.9 पे नहीं रुकना, और करो, प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा मैच होनी चाहिए 1 से, तो आप ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ओवरफिटिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 0.9 तक ही कर लो काफ़ी है, तो आई विल स्टॉप अर्ली, ठीक है। तो यू स्टॉप अर्ली, और आप मॉडल की ताकत, मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान ही उसको ताकतवर होने ही नहीं दे रहे, आप पहले रुक जाते हैं, ठीक है। इस पे कोई सवाल? दैट्स इट। ये मुझे इतनी पसंद है, मैंने कभी वैसे किया नहीं है ये, लेकिन ये आइडिया मुझे बहुत ही पसंद है। आई मीन कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ लेबल्स को 0.1 और 0.9 कह दिया, दैट्स इट। इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी। लेबल स्मूथिंग से हम अपने मॉडल की जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा मतलब ट्रेनिंग कम हो जाती है। अगर हमारे पास इन केस डेटा ऑलरेडी कम हो और उस पर भी हम स्मूथिंग कर दें, तो ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा, मॉडल प्रॉपर्ली ट्रेन ही नहीं हो पाएगा, मतलब हम उसको ट्रेन होने ही नहीं दे रहे, ज्यादा डेटा भी कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपके पास डेटा कम है ना, लेट्स से ये वो जो ग्रीन साइन कर्व बनाया था, तो ग्रीन साइन कर्व में हमने कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लू डेटा पॉइंट्स उठाए थे, ठीक है। इस स्लाइड में हमने कोई 10, कैपिटल N वाज 10, तो 10 ब्लू डेटा पॉइंट्स उठाए थे। अगर मैंने 4 ब्लू डेटा पॉइंट्स उठाए होते, तो बल्कि एक और काम करते हैं, 4 भी क्यों, अगर मैंने 2 डेटा पॉइंट्स उठाए होते, ये वाला और ये वाला, मुझे बताएं अगर मैंने 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल फिट किया होता, इसने ग्रीन कर्व पे पहुंच जाना था। कोई भी डिग्री वाला पॉलिनोमियल फिट किया होता, ग्रीन कर्व पे पहुंच सकता था? नो सर। अच्छा चलिए मैं एक और पॉइंट ले आता हूं, ये ग्रीन कर्व पे पहुंच सकता है? पहुंचेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा क्लोज हो जाएगा। पर ग्रीन कर्व वाली रियलिटी पे नहीं पहुंचेगा ये। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये जहां भी पहुंचेगा, बस ये इन डेटा इसके हिसाब से कुछ किसी चीज पे पहुंच रहा होगा, इन पॉइंट्स के हिसाब से कुछ ऐसा काम कर रहा होगा। जी सर। मेरा पॉइंट ओवरऑल ये है कि जब आपके पास डेटा कम होता है ना, तो मशीन लर्निंग का मॉडल डेटा कम होने की वजह से ओवरफिट कर रहा होता है। अच्छा इसी एग्जांपल पे रहते हैं, अब मैं ये करने लगा हूँ। इनफैक्ट अब मेरे पास पॉइंट्स इतने हैं, वही वाले 10 जिस तरह के भी थे, नॉइजी या जैसे भी, लेकिन 10 की बजाय मैं अब 100 पॉइंट्स ले आता हूँ। पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं मेरे पास, और उनमें नॉइज है, ऊपर नीचे हुए में सारे, हर पॉइंट में नॉइज है, पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना आपके पास, तो आपका जो रेड कर्व है उसको ये सारे पॉइंट्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब पॉइंट्स रेड कर्व को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और लेट्स से मैं 9 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लेके आता हूं। 9 डिग्री वाला पॉलिनोमियल तो नॉइज को मॉडल करता था। नॉइज इज ऑल ओवर द प्लेस नाउ, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा आ गया। अब ये पॉइंट भी रेड वाले कर्व को खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी सारे खींच रहे हैं। होगा ये कि इवन दो 9 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था जिसमें ओवरफिट करने की बहुत ताकत थी, वो इन सारे पॉइंट्स उसको जब खींचेंगे ना, तो वो इन सब के बीच में से गुजरने की कोशिश करेगा। वो मजबूर है, उसको सब खींच रहे हैं, तो वो उनके बीच में से गुजर जाता है। हुआ क्या, जब आपके पास डेटा ज्यादा आ गया है, ओवरफिटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि डेटा ज्यादा आ गया है, उसमें हर किस्म का नॉइज अब रिप्रेजेंट हो रहा होगा,
और वो पॉजिटिव नॉइज भी होगा, नेगेटिव नॉइज भी होगा, नॉइज कर्व को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा, और एक बैलेंसिंग फैक्टर आ जाएगा, बैलेंसिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो इवन दो 9 डिग्री का पॉलिनोमियल था, ओवरफिट करने की इसमें ताकत थी, लेकिन नॉइज इज ऑल ओवर द प्लेस नाउ, वो कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे को और ओवरफिटिंग से बच जाते हैं। सो मोर डेटा लीड्स टू लेस ओवरफिटिंग एंड फ्यू डेटा पॉइंट्स का मतलब है, वो आपका सवाल असल में इधर था, अगर बहुत थोड़े डेटा पॉइंट्स हैं, फ्यू डेटा पॉइंट्स, इसका मतलब है कि आपके पास ओवरफिटिंग का डर है। ठीक है, डेटा पॉइंट्स अगर थोड़े हैं तो ओवरफिटिंग हो सकती है। ठीक है, आपको जी सर वो जो ऑगमेंटेड डाटा हम देते हैं वो भी तो हम इसी चीज को सर्व करने के लिए कर रहे होते हैं ना, कि हमारे पास ज्यादा डाटा हो ताकि ओवरफिटिंग कम हो। एब्सोल्युटली, कि ये आप इसको ऐसे ही समझें कि ये जो इस तरह की एग्जांपल आई है, हो सकता है ये वो शिफ्टेड, स्केल्ड, रोटेटेड और रिकलर्ड पैरट था ये। ठीक है, तो उस एक पैरट, लेट्स से वो असली पैरट यहाँ पे था, लेकिन उसके कई शिफ्टेड वर्जन्स आपने बना दिए। तो यही हुआ है, डेटा ऑगमेंटेशन यही कर रही है कि उसकी जो डेटा की वेरिएशंस है बहुत सारी लेके आ जाती हैं और अपने ट्रेनिंग सेट को ऑगमेंट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उसके अंदर। ऐसी चीजें जो हो सकता है टेस्टिंग टाइम पे आपको नजर आई होती हैं, आप पहले ही यहाँ पे डाल देते हैं।